आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी और आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा। कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमले के बाद पूरे देश में गम और आक्रोश दोनों है और इसी आक्रोश का अवसर प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर भी दिखाई दे रहा है। पीएम मोदी ने जहां सीसीएस की बैठक ली और पाकिस्तान के खिलाफ कड़े फैसले लिए, इसके बाद पाकिस्तान पूरी तरह से तिलमिला गया है। वहीं आज बिहार की सरजमी से प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को खुला और सख्त संदेश दिया। पीएम मोदी ने कहा कि निर्दोष लोगों के हत्यारों को मिट्टी में मिलाने का वक्त आ गया। आतंकी आकाओं की कमर तोड़ दी जाएगी, इनकी पहचान कर ऐसी सजा दी जाएगी कि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन सवाल यह कि सिंधु जल समझौता रद्द करना, वीजा रोक देना, उच्चायोग को बंद कर देना, पाकिस्तानियों को अगले 48 घंटे में निकलने के लिए कहना, उधर से शिमला समझौता रद्द होना, कारोबार का रद्द होना, क्या वाकई में पीओके को लेकर जंग शुरू होने वाली है? क्योंकि गृह मंत्री खुद राष्ट्रपति से मुलाकात करने पहुंचे हैं। तो क्या वाकई में करारे जवाब की तैयारी कर ली रही है? आज बात इसी में। अब आतंकियों की बची खुशी जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। इस बयान के अपने आप में बहुत मायने हैं। तो क्या वाकई में पीओके, जिसको भारत हमेशा से अपना अभिन्न अंग मानता है, क्या उसकी तरफ बढ़ने का वक्त आ गया है? और क्या पाकिस्तान की तरफ से शिमला समझौता रद्द करना अब पीओके के अंदर भारत के हस्तक्षेप को खुले तौर पर निमंत्रण के जैसा है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अपूर्वा सिंह जी, बीजेपी प्रवक्ता हैं, महेश शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, योगेंद्र जोशी जी रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं और साथ में हमारे साथ गौरीशंकर गुप्त जी हैं, पूर्व राजनयिक हैं। गौरीशंकर जी, शुरुआत आपके साथ। दो सवालों के जवाब सर। पहला, उच्चायोग बंद करना, इसका इंपैक्ट आप क्या देखते हैं? दूसरा, शिमला समझौता रद्द होना, क्या इसका मतलब मैं ये मानूं कि अब भारत पीओके में किसी भी देश के हस्तक्षेप का करारा जवाब दे सकता है और कभी भी पीओके को लेने की तैयारी कर सकता है? नमस्कार आपको, आपके दर्शकों को। देखिए, ये जो आतंकी घटनाएं हो रही हैं पाकिस्तान की तरफ से, ये लगातार किसी न किसी रूप में चल रही है। ये घटना जो है बड़ा विशेष रूप से देखना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ आतंकी घटना नहीं है, ये एक नॉन मुस्लिम्स के अगेंस्ट में जिहादी घटना भी है। इसमें हिंदुओं को आइडेंटिफाई करके फिर अलग से मारा गया है। तो ये एक बहुत ही दर्दनाक और दुखपूर्ण घटना है जो हुई है, और नेचुरली इसका रिजल्ट बहुत ही मुश्किल होगा भारत के लिए सहन करना। और भारत जो भी एक्शन लेगा वो जरूर कोई ना कोई डिफिकल्ट हार्ड एक्शन लेगा। मेरे को लगता है कि भारत सरकार जितने भी इनके जिहादियों के अड्डे हैं, जहाँ भी इनको ट्रेनिंग दी जाती है, जिन जिन की सहायता से इनको ट्रेनिंग दी जाती है, चाहे वो आईएसआई हो, चाहे मिलिट्री के कैंप्स हों, उनके ऊपर ये हमला होना चाहिए। और मेरे को लगता है कि मोदी जी का जो बहुत ही सख्त संदेश गया है वो उसी की तरफ इशारा कर रहा है। तो ये एक एक्शन जिस तरह से इजराइल ने हमास के अगेंस्ट में लिया था, उसी तरह से इन अड्डों के अगेंस्ट में भारत को बहुत सख्त एक्शन लेना चाहिए। गौरीशंकर जी, इजराइल के साथ मैं कंपैरिजन इसलिए नहीं करूंगा सर, क्योंकि इजराइल ने तो तुरंत एक्शन लिया था, पहला सवाल। दूसरा, वो एक्शन अब तक चल रहा है। वहां कसम खा ली गई है कि हमास के खात्मे तक अगर फिलिस्तीन ही खत्म हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन वो रुकेंगे नहीं। और जो आप कह रहे हैं कि भाई उनके अड्डों पर अटैक होगा, वो वहां बैठे थोड़ी ना होंगे कि भाई हमने अटैक कर दिया है, हमें पता भी है कि हमारे अड्डों पर अटैक हो सकता है, लेकिन हम वहां इंतजार करेंगे मरने का। वो तो भाग गए होंगे। आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी ने उनको प्रोटेक्ट किया होगा, किसी अननोन जगह पर ले गए होंगे।
हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसी जगह हैं जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, ऐसी जगह है कि वहाँ उनको रखा जाता है, और इंटेलिजेंस की सेंस से ये पता लग सकता है कि ये लोग कहाँ इकट्ठे होते हैं, कहाँ पे इनको ट्रेनिंग दी जाती है, जी और कहाँ पे इनको हथियार की सर, लेकिन मेरा वगैरह सवाल बांटी। आपसे अलग था। मैं ये कह रहा हूं अगर शिमला समझौता रद्द हुआ है तो भारत तो स्वतंत्र हो गया ना। अब उससे डायलॉग करके किसी भी मुद्दे को सुलझाने की जरूरत नहीं, वो अपनी ताकत के दम पर मुद्दे को सुलझा सकता है और पीओके को वापस ले सकता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अब वो जो बायलैटरल डायलॉग वाला जो क्लॉज था, वो इसके बाद खत्म हो जाता है, और भारत किसी भी रूप में अटैक करके या डिप्लोमेटिक मीन्स से पीओके को वापस लेने का प्रयास अब कर सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह से जंग छिड़ गया है अब दोनों देशों के बीच में। और दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि बांग्लादेश फैक्टर भी बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि बांग्लादेश अब जो है वो पाकिस्तान के करीब आ रहा है। जी तो पाकिस्तान को लग रहा है कि शायद उसको उससे कुछ सहायता मिलेगी, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि वो उस तरह की उसको सहायता मिल पाएगी। लेकिन देखिए आगे क्या होता है। लेकिन ये आप सच कह रहे हैं कि शिमला एग्रीमेंट खत्म होने से भारत को ये पूरी छूट है कि वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को अपने कब्जे में कर ले। महेश शर्मा जी, क्योंकि आपने एक लंबे दौर की सियासत को देखा है, जिस तरीके से वर्तमान सरकार इस घटना के बाद एक्टिव है, चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, बैठकें हो रही हो, राष्ट्रपति से मिलना हो, आपको किस तरफ इशारा लग रहा है? देखिए, जो जिस तरह की आज अगर मोदी जी का जैसे भाषण आया है उसमें देखें तो उनका इरादा बहुत ऐसा लग रहा है कि वो जो दृढ़ संकल्प लिए हुए हैं कि कुछ न कुछ नया करेंगे। और जिस तरह से कल CCS की जो बैठक हुई है उसमें जो फैसले आए हैं, सिंधु जल सबसे महत्वपूर्ण सिंधु जल है, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को तोड़ने की कोशिश है। एक इससे बड़ा मतलब क्या कहता है, ज़्यादा एक मैसेज देने की बात हुई है। अब रहा सवाल शिमला समझौता उनकी तरफ से निलंबित किया गया है, तो इस बात को लेकर के अगर ये देखा जाए तो भारत के लिए एक संभावना तो बन रही है। लेकिन जो बार बार में भारत के जो अपने जो नेता हैं वो कहते आ रहे हैं कि हम पीओके लेके रहेंगे, आज नहीं कल लेके रहेंगे जी। और इसकी तैयारी चल रही है। तो अगर इस तरह का इस आतंक की आड़ में एक दो तीन चीज़ें और भी की जा सकती है कि पहले पुख्ता प्रबंध ये होने चाहिए कि जो पाकिस्तान के विरोध में जो देश हैं उनको अपने साथ में ले करके और फिर कुछ इसके पाकिस्तान के दबाव डालने की ज़रूरत है। सैन्य सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत ज़रूरी है। अफगानिस्तान है या मतलब ईरान है या इनको भी साथ में लेना चाहिए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि और चीन चूँकि उसका बहुत क्लोज मित्र है, और ऐसी सूरत में चाहिए कि चीन चूँकि इस समय ट्रंप की वजह से मतलब भारत से अपना सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रहा है, यही सब आपसे पूछ रहा प्रेशर में डालना हूं, चाहिए। क्योंकि मुझे ये पूरी टाइमिंग एकदम मुफीद नजर आती है। मुझे ऐसा लगता है कि सारी चीजों को सेट किया जा रहा है और एक मौका चाहिए था, भारत को मौका मिल गया, क्योंकि अमेरिका के साथ चाइना टैरिफ वॉर में है, उसको एक बाजार चाहिए, बाजार है भारत। अगर वो भारत पीओके के अंदर अटैक करता है और चाइना अगर पाकिस्तान के साथ आकर खड़ा होता है तो वो वहां से भी जाएगा। तो इस पे प्रेशर की चीन से जो संबंध जो सुधारने की कोशिश कर रहा है उसका इस्तेमाल हम पाकिस्तान पे दबाव डाल के भी कर सकते हैं। ये कूटनीतिक जो तरीके हैं उसके हिसाब से मतलब। अपूर्वा सिंह जी, क्या वाकई में पीओके का काउंटडाउन शुरू कर दिया गया है? विजेंद्र जी देखिए, जब जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बिल पे डिस्कशन हो रहा था तो माननीय इस देश के गृह मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से वहाँ पे 24 सीटें जो हैं वो रिजर्व रखी थी और ये कहा था कि पीओके हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। कोई भी अगर वहाँ पे अतिक्रमण करके बैठा है तो उसको किस वक्त और किस तरीके से बाहर निकालना है इसकी भी योजना बनाई जाएगी। हमने किसी चीज़ को इनिशिएट नहीं किया। टेररिज्म पूरे विश्व में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आता रहा, मगर अब अगर आप टेररिज्म को, जैसा कि अभी मुझसे पहले एक वक्ता ने कहा कि अगर आप टेररिज्म को जिहादी वॉर की तरीके से लेकर के आएंगे तो ये हिंदुस्तान के लिए, यहाँ के निवासियों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और इस तरीके से अगर आप किसी का खून बहाएंगे, किसी के आंसू बहाएंगे तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल उपयुक्त समय है, डिप्लोमेटिक तरीके से ये एक सर्जिकल स्ट्राइक डिप्लोमेटिक हम कर ही चुके हैं और अगर आवश्यकता पड़ी तो प्रत्येक प्रकार की सर्जिकल स्ट्राइक करके हमारा हिस्सा, जिसके ऊपर कई वर्षों से किसी एक मुल्क ने कब्जा कर रखा है और आज हमारे भारतवासियों के लिए वो
संकट बन रहा है धर्म के नाम पे, अगर उसको लेने की आवश्यकता पड़ी तो आवश्यक रूप से लिया जाएगा। सर्जिकल स्ट्राइक से नहीं आना है, जमीनी जंग से मेरे को आना। मालूम है ओपन वॉर से आएगा, पर अगर उसकी भी आवश्यकता पड़ी तो हम तैयार हैं, मगर हम इस तरीके की गतिविधियों को ना तो सहन करेंगे, ना बर्दाश्त करेंगे, ना इसके लिए स्पेस देंगे। इससे तो पहले जितनी भी एजेंसीज इसके अंदर शामिल है, 10 साल के अंदर कौन कौन से बड़े घटना हो चुकी हैं, कितने लोगों की जान जा चुकी है। दो तो बड़े अटैक हैं, उसके बाद भी तो हम सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके रुक गए। नहीं, देखिए ये बहुत ही दर्दनाक घटना है, मगर इसके अंदर जो विशेष रूप से यूनिक चीज है वो ये है कि आज से पहले जब भी कोई आतंकवाद हुआ, कहीं भी हुआ, तो वहां ये नहीं पूछा गया कि तुम हिंदू हो या तुम मुस्लिम हो, तुम कलमा पढ़ो, तुम आयत पढ़ो और उसके बाद में तुम जाओ। यहाँ पे रेस्पेक्टिव ऑफ वो किसी पर भी चलती थी गोली, मगर यहाँ पर पूछा गया कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो। मुसलमान हो अगर किसी ने कहा तो बोला तुम कलमा पढ़ो, और कलमा पढ़ा अगर किसी ने तो उसको छोड़ दिया, और जिसने कलमा नहीं पढ़ा उसको मार दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है, और इस थ्रेट का डिप्लोमेटिक सर्जिकल स्ट्राइक हम कर चुके हैं, और अगर ओपन वॉर करके भी पीओके को एक्वायर करना पड़ेगा तो हम करेंगे। योगेंद्र जोशी जी, क्योंकि अब तो बहुत तरीके की इंफॉर्मेशन आ रही है, अब तो ये भी पता चल रहा है कि भाई 5 फरवरी को बाकायदा पाकिस्तान के अंदर एक दिवस मनाया जाता है। उस दिवस में कश्मीर की आजादी के लिए वहां लोगों को भड़काया जाता है, जहर उगला जाता है। इस बार तो सुनने में आ रहा है कि हमास भी वहां पर पहुंचा था, अलकायदा था, जैश-ए मोहम्मद था। अब मेरा सवाल यह कि इस घटना के बाद जब ये सारे इनपुट आ रहे हैं, तो इनपुट तो पहले भी होंगे। इनपुट तो यह भी आ रहा है कि 19 अप्रैल को बाकायदा एक बार फिर से हमास के लड़ाकों के साथ वहां उनकी बातचीत हुई और बाकायदा वहां डिस्कशन हुआ इन चीजों को लेकर। यह जानकारी भी अब आ रही है, तो यह भी इंटेलिजेंस के पास होगी। सवाल इससे इतर अब यह है कि क्या वाकई में हम उस मोड में आ चुके हैं, उस मूड में आ चुके हैं कि बस बहुत हो गया है, सेना तैयार है, एक बार सीधी जंग के लिए भिड़ना चाहिए। देखिए विजेंद्र जी, हमारे देश के अंदर पहली बार ये घटना घटी है जिसको जिहादी घटना कह रहे हैं कि साहब इन्होंने बाइफ्रिकेट किया है, हिंदुओं की छटनी की है, मुसलमान है या ये नहीं है, ये सब चीज़ें देखी है। पहले हम ये तो देखें कि हम इस चीज़ के लिए तैयार भी थे कि नहीं थे। हम बताइए, हमारे घर में घुस के अगर वो इस तरह की एक्टिविटीज़ कर देते हैं और हम बाहर खड़े होकर के अगर भाषण करते हैं और या हम ये कहते हैं हम पीओके ले लेंगे, तो कश्मीर तो हमसे संभल नहीं रहा और हम पीओके और ले लें, बलूचिस्तान को और ले लें। अरे भाई, पहले आप अपने घर को सुरक्षित करिए। सबसे पहले देखिए, प्रधानमंत्री जी का भाषण मैंने पूरा सुना। उन्होंने ये कहा पहचान करेंगे, पता लगाएंगे, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती वो सजा दिलाएंगे, और जो लगेगा कि हाँ अब न्याय मिला है। तो देखिए, बात तो कर सकते हैं, बात करने में तो बड़ा आसान है, लेकिन करने के लिए टाइम नहीं होना चाहिए। तवा गरम है, रोटी तभी सिकेगी। ठंडा करने के बाद में आप कुछ भी करते रहिए। आप देखिए, ऐसा जघन्य अपराध सन 1947 के बाद यह पहली बार हुआ है जब बच्चे को साइड में खड़ा कर दिया, औरत को साइड में खड़ा कर दिया और पति के सिर के अंदर गोली मार दी। मैं ये कह रहा हूं, अब ये समय बोलने का और भाषण देने का नहीं है। मैं अभी अगर एक शब्द का उपयोग करूंगा, आप बुरा मत मानिएगा, बार्किंग डॉग इज सेल्डम बाइट। मैं कह रहा हूं आपको, ये भाषण करना, हम कश्मीर ले लेंगे, हम पीओके ले लेंगे। मैंने लोकसभा में भी सुना है कश्मीर में शांति हो गई है। अरे भाई, ये शांति है? इससे ज्यादा शांति होगी? आपने सेना को विड्रॉ कर लिया, 2 सेक्टर में सेना लगी हुई थी, उसको 1 सेक्टर की सेना को संभला दिया। अगर आपको सेना हटानी थी, अर्धसैनिक बल रखते। वहां जितने भी कश्मीर के अंदर जो भी टूरिज्म के पार्ट है, आप कमाल करिए, वहां कोई पुलिस का एक तिनका भी नहीं है। और ये कह रहे हैं साहब हमारे तो हमने कश्मीर में शांति कर दी। मुझे दुख होता है इस बात का कि इस तरह की चीज करने से पहले, इस तरह की चीज बात करने से पहले इन्होंने 2 बार क्यों नहीं सोचा। अब आप बताइए, क्या स्थिति है उन 26 परिवारों की जिसके अंदर पुरुष मार दिए गए, बच्चे और महिलाओं को छोड़ दिया गया। मुझे दुख होता है, और मैं फिर कह रहा हूं कि इस तरह की भाषण करने की बजाय सीधा एक्शन करिए। अगर आप में दम है तो एक्शन जरूरी है इस देश के अंदर, और अगर दम नहीं है तो इस तरह के भाषणबाजी करने से पब्लिक अब बनने वाली नहीं है। बहुत हो चुका। आपको अगर करना है तो एक्शन करिए। और कश्मीर आपको क्या पीओके लेना है, क्या बलूचिस्तान लेना है? अरे आप ठोको तो सही। आपकी बॉर्डर कितनी दूर है? 5 किलोमीटर की बॉर्डर नहीं है। आप बागा बॉर्डर, अटारी कहां पर है? घुस के क्यों नहीं ठोक लेते हैं? ये देखिए, मेरा कहने का तात्पर्य है कि जब से ये घटना घटी है, हमारा खून खोलता है। हम अगर आज हमारे हाथ में हथियार हो
तो हम वहां जाने को तैयार हैं। मैं ये कह रहा हूं, इस देश के अंदर हथियार नहीं देते। आप देखिए, मोबाइल देंगे 1.5 लाख का, आप देखिए हथियार नहीं रख सकता कोई भी। हथियार वही लगेगा लाइसेंस मिलेगा नहीं। अरे भाई, मैं ये कह रहा हूं सरकार से, आप हथियार दीजिए। आप जिस तरह से अमेरिका में हथियार है उस तरह से हथियार दीजिए। अगर इन पर्यटकों के पास हथियार होते तो क्या ये आतंकवादी मार सकते थे? आज कोई भी आदमी चाकू लेके नहीं घूम सकता। यह हमारे देश की व्यवस्था है। ठीक, तो आप बताइए सुधरेगा कैसे? लॉजिकल पॉइंट है कि सेल्फ डिफेंस के नाम पर हिंदुस्तान में कुछ नहीं होता। बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं होता। हम पुलिस के, मिलिट्री के हवाले हैं। और आप देखिए दूसरे लोगों के घर में बकरा काटने के सामान है, उनके पास क्या नहीं है, हमारे पास क्या है, और हम रख लेते हैं। पुलिस सबसे पहले पूरे हिंदुओं को पकड़ती है। इसमें बदलाव आना चाहिए, कानून में बदलाव आओ, हथियार मिलने चाहिए। बड़े बड़े जहां भी एक्टिविटीज जाती है, लोग जो टूरिस्ट जाते हैं उनको हथियार ले जाने का हक होना चाहिए। आप यहाँ हथियार लेके जाइए, फट तलाशी ले लेंगे। ये क्यों ले आए भाई, क्या हो गया भाई? अरे तुम तो सुरक्षा कर नहीं सकते। एक व्यापारी को सुरक्षा मांगी थी 75 लाख का, साहब उसको बिल पकड़ा दिया कि तेरे को मारने वाले, जो प्रोमिस करने वाले तेरे को मारेंगे। 75 लाख का बिल दे दिया उसको, और 2 करोड़ रुपया तो मांग रहे थे। तो हमारे यहाँ की सुरक्षा की हालत बड़ी खराब है। ये सुरक्षित रहने के लिए हर आदमी को खड़ा होना पड़ेगा। में देखिए गंभीर इशू है, क्योंकि अगर सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग होती, वहां कुछ लोग होते, तो ये घटना इस तरीके से नहीं घटती, और घट भी जाती तो वो आतंकी जिंदा वापस नहीं जाते। ये तय था। तो कम से कम इस तरफ सोचना तो चाहिए ना। हम अगर सेना के भरोसे देश को छोड़ रहे हैं तो देश के हर व्यक्ति को ही सैनिक बना दीजिए ना। बाकी देशों के अंदर भी तो होता है। इजराइल में भी बाकायदा पहले 10 से 15 साल के लिए सैनिक की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद हर परिवार से एक को कंपलसरी किया जाता है कि वो सेना में जाएगा। तो ये सब चीजें क्यों नहीं होती हैं? विजेंद्र जी, जो बात है उसमें एक और पक्ष है। जो डिसीज्ड पर्सन्स हैं, अगर आप उनकी लिस्ट देखेंगे तो उनमें से कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो सेना के अंदर ही नौकरी कर रहे थे। ऐसा नहीं है उनको डिफेंस की ट्रेनिंग नहीं दी थी, ऐसा भी नहीं है। नहीं, लेट मी टेल यू, मेरे को कंप्लीट करने दीजिए पहले। वो बंदूक लेके नहीं गए थे। बात यही है कि जब आदमी टूरिज्म पर जाता है, जब आदमी पर्यटन पर जाता है, तो बंदूक लेकर नहीं जाता। ऐसी कोई चाकू इजाद ही नहीं हुआ जो सेब को काटे पर उंगली को ना काटे। आज आप बंदूक लेके साथ में चलते हैं। अभी यहाँ पे साहब खड़े होकर के कह रहे थे कि नहीं, सुनिए, उन्होंने कहा कि साहब अमेरिका के अंदर घर घर में बंदूक है। तो अमेरिका के अंदर सिविल का सिस्टम क्या है ये भी आप देखिए। स्कूल के अंदर बच्चा बंदूक लेकर जाता है, 20 बच्चों को मार देता है। कहीं शॉपकीपर क्या जाता है, वो शॉपकीपर को मार देता है। आप क्या भारत को ऐसा बनाना चाहते हैं? और जहां तक आतंकवाद का कह रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर खड़े होकर ज्ञान देना, यहाँ पे खड़े होकर ज्ञान देना कि पीओ के आप ले लेंगे, वो अपने हथियार लेके नहीं जा सके। नहीं, मुझे बोलने दीजिए, आप सुनिए इस चीज को। अरे मैम, ले लेंगे क्या यहाँ पे बालाकोट स्ट्राइक नहीं हुआ? क्या यहाँ पे उरी स्ट्राइक नहीं हुआ? और हमारे से पहले कितनी बार हुआ? अपूर्वा सिंह जी, उनके कॉमन मैन के दर्द को समझिए। क्या इस सवाल नहीं पूछा जा रहा है कि कश्मीर जो हमारा है उसके अंदर हम सुरक्षित नहीं है? हम ये भी बता रहे हैं, दर्द इसलिए ज्यादा है क्योंकि पीड़ा होती है, क्योंकि जिसने भी आक्रमण किया उन्होंने शांति काल का जो है उसका सहारा लिया। अगर वहां पर शांति काल नहीं आया होता, इन 10 वर्षों में कश्मीर के अंदर आप मुझे कोई मेजर आतंकवाद की घटना बताइए। छोटी मोटी कोई मुठभेड़ हुई हो वो पता लगे। नहीं, मेरे को उन्होंने शांति काल का। दूसरा विषय ये है कि अगर कोई ये जिहाद के नाम पर युद्ध हुआ है, ये मुझे बताइए क्या वहां का लोकल का व्यक्ति अगर उसमें इन्वॉल्व है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, किसी और ने उसको अगर फैसिलिटेट किया है, तो उसको पकड़ने के लिए समय तो चाहिए। यहाँ खड़े हो गए आप प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य को कह रहे हैं देखेंगे, पकड़ेंगे। क्या सिविलियंस को भी मार दे? तफ्तीश नहीं करे, पहचान नहीं करे, पहचान कर रहे हैं, इसलिए नहीं है, रॉ इसलिए नहीं है, और बाकायदा वहां पर आर्मी के एक अलग से फोर्स है जो इसीलिए जो कश्मीर में काम करती है, विजेंद्र जी करती है, अनंतनाग में करती है वहां पर काम। विजेंद्र जी 1 मिनट आप एज्यूम करिए कि मैं आज यहाँ पर बंदूक लेकर आती हूँ, मेरी बाहर कौन सी सुरक्षा हुई है, और मैं आके आज आप ही को यहाँ पे गोली मार दूं। अगर लोकल आदमी वहां का कहीं इन्वॉल्व है तो क्या करेगी वहां पे आपकी जांच एजेंसियां? हम आप उनको पकड़ने का ही काम कर रहे हैं। मुझे आप इतने से एग्जांपल से बताइए, अगर वहां पे किसी व्यक्ति को जो वहां लोकल रह रहा है उसी को जिहाद के नाम पर अगर किसी ने उसकी मति भ्रम कर दिया और वो बंदूक लेकर आए और सामने वाले को उड़ा दे, ये घटना भी तो हो सकती है। अपूर्वा जी, इतना आसान नहीं है मैम। सुनिए, पहले तो वहां 2000 से ज्यादा लोग थे। दूसरा, इस घटना के 40 मिनट के बाद वहां पर सुरक्षा एजेंसी पहुंच रही है। आप समझिए चीज को। तो आप वहां एक सिपाही नहीं था 2000 की सुरक्षा के लिए। अगर गलती है तो गलती को स्वीकार कीजिए, उसके बावजूद देश खड़ा हुआ साथ में।
उसके बावजूद देश खड़ा है मैम। मगर आपको एक अगर गलती हुई तो उसे स्वीकार करना चाहिए। जी, जो इंटेलिजेंस थी उनके पास में जहां इनपुट्स थे वहां सुरक्षा गौरीशंकर गुप्ता जी, मगर एक जो पहाड़ होता है उसके सर मैं इस पर नहीं जा रहा, एक ऐसा रिमोट मीलों का रास्ता था। गौरीशंकर गुप्ता जी मैं इस पर बिल्कुल नहीं जा रहा कि क्या चूक हुई, क्या गलतियां हुई, चूक हुई और इसलिए मारे गए, इसमें कोई दो राय नहीं और इसलिए वो भाग गए। सवाल यह है कि अब उनको ऐसा जवाब कैसे दिया जाए कि उनकी रूह कांपे वापस घुसते हुए और इस तरीके से जिहाद करने के लिए सोचने से पहले। जिस तरीके से प्रधानमंत्री कह रहे हैं, भाई पाकिस्तान तक भी तो चीजें जा रही होंगी कि हिंदुस्तान में क्या चल रहा है, हिंदुस्तान में बैठक हो रही है, हिंदुस्तान में राष्ट्रपति से मिला जा रहा है, प्रधानमंत्री बयान दे रहे हैं कि मिट्टी में मिला देंगे। मैं सवाल बहुत गंभीरता से कॉमन मैन के तौर पर कर रहा हूं सर, क्योंकि वहां जिनको मारा गया है ना, उनके परिवार वालों को कहा गया जाकर कह देना मोदी से, जाकर कह देना मोदी से कि धर्म पूछ कर मारा गया है। यहां देश को सीधा ललकारा गया है सर। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये पहली बार इस तरह की घटना हुई है लार्ज स्केल के ऊपर जिसपे हिंदुओं को आइडेंटिफाई करके मारा गया है। लेकिन इसके साथ अपने को दो चीजें साथ में देखनी चाहिए। एक तो ये है कि कुछ लोगों का इंटरप्रिटेशन ये है कि ये, अभी भी मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि कुरान में ऐसा कहा गया है, तो क्या ये इस्लाम के ऊपर एक बड़ा प्रश्न नहीं उठता कि अगर कुरान ये ऑथोराइज करती है कि आप नॉन मुस्लिम्स को मारें, तो ये क्या इस्लाम जो है या पीस का रिलीजन है या वार का रिलीजन है? ये एक बड़ा क्वेश्चन है जिसको पूरे संसार को बड़ी गंभीरता से सोचना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि हर व्यक्ति को हथियार देने से इसका समाधान नहीं होगा, लेकिन हर व्यक्ति को एक ये कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने सेल्फ डिफेंस का माध्यम ढूंढे। वो अपने घर में अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को इस तरह से तैयार करना आप सीखे भविष्य में कि अगर इस तरह का कोई हमला होता है तो वो अपने आप को डिफेंड करने की पोजीशन में हो। तो कोई ना कोई पुराने समय में आप बयान नहीं करना चाहता था, लेकिन आप इस बयान को कह रहे हैं ना, सुनिए जरा। सोशल मीडिया पर और भी कुछ चल रहा है, वहां ये भी चल रहा है सर कि बच्चों को कलमा पढ़ाना सिखाइए, क्योंकि बच्चे नहीं पाएंगे। कोई आके धर्म पूछे तो कलमा तो पढ़ के बच जाए कम से कम। आप सोचिए किस तरीके से नैरेटिव तैयार होते हैं। नहीं, अगर आप कलमा पढ़ाएंगे, कल वो कुछ और चीज को पूछेंगे तो फिर क्या करेंगे आप? फिर यही कहेंगे कि आप कन्वर्ट हो जाइए इस्लाम में। तो ये इनकी एक बहुत बड़ी साजिश ये ग्लोबली चल रही है। जो एक्सट्रीमिस्ट इस्लाम है वो लोग ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से नॉन इस्लामिक लोगों को टेरर में रखा जाए। ये यहाँ भी है, ये यूरोप में भी हो रहा है और भी कई जगह पे हो रहा है। तो पूरे संसार को इस जो प्रवृत्ति है इस्लाम में, इसके बारे में सोचना चाहिए, गंभीरता से विचार करना चाहिए और इसके बारे में एक्शन लेना चाहिए कि इस तरह की प्रवृत्ति आगे नहीं बढ़े। नहीं तो ये वर्ल्ड पीस के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगी। ऑलरेडी ये खतरा बन चुकी है, लेकिन और बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। जी, लेकिन मेरा सवाल वहीं रह गया सर, क्या देश के प्रधानमंत्री को नाम लेकर ललकारना, क्या उसके बाद भी हम इंतजार करें? और वो भी तब जब पूरा हिंदुस्तान साथ खड़ा है कि आप जाइए और जाकर मारिए। हमें अपना एक्शन लेना पड़ेगा, लेकिन एक्शन के लिए समय अपने हिसाब से हम चूज करेंगे। हम अपना समय चूज करेंगे, अपना मेथड चूज करेंगे। ये हमें स्वतंत्रता है। इसके लिए बहुत जल्दबाजी में काम करना ठीक नहीं है। पूरी प्लानिंग करके अपने मेथड से, अपने समय के ऊपर उस हिसाब से हमें काम करना चाहिए। तो इसमें हम सरकार के ऊपर प्रेशर नहीं डालें, उन्हें समय दें, लेकिन उनको ये कहें कि ये बदला पूरी तरह से अच्छी तरह से लेना है आपको। आप डिसाइड करें कि कब लेंगे। ठीक है, तस्वीर आपको दिखा रहे थे, तस्वीरें थे अटारी बॉर्डर की। लेकिन अपूर्वा सिंह जी, एक और सवाल जी। बड़े जोर शोर से कहा जा रहा है कि भाई सिंधु जल समझौता हमने रद्द कर दिया और पाकिस्तान को पानी नहीं देंगे। तो जरा बताइए पानी कहां जाएगा फिर, और कैसे रोका जाएगा? विजेंद्र जी, बहुत सही सवाल आपने किया। अभी इस तरीके का कोई वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चरल साधन नहीं है जिससे हम उस पानी को रोकें या डाइवर्ट करें। मगर किस प्रकार से उसकी जो डैम्स बने हैं उनके सेडिमेंटेशन को हटा करके डैम्स के ऊपर ज़्यादा कंजर्व हम पानी को कर पाएं, इसके प्रोसेस पर विचार करेंगे। ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हाल फिलहाल नहीं है कि हमने आज बोला पानी बंद कर दो और ये पानी बंद हो गया, मगर ये एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि स्ट्रैटेजिक
सर्जिकल स्ट्राइक शुरू हो चुकी है, क्योंकि वहां के जो किसान है, वहां की जो इकोनॉमी है, उन लोगों की अगर आपको कमर तोड़नी है तो आपको पानी बंद करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस ट्रीटी के तहत 70% अगर पानी का लाभ होता है तो पाकिस्तान को पानी नहीं मिलेगा। अब 80% पाकिस्तान प्यासा मरेगा। मैं जानना चाह रहा हूं कि कैसे मरेगा और कितने साल लगेंगे इसमें, और इन सालों के बीच में कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि सिंधु जल समझौते को वापस बहाल कर देंगे हम? जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये मोदी जी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार नहीं है, या कोई कमजोर सरकार नहीं है जो हाथ जोड़ के और आतंकवाद के बाद में भी आतंकवादियों को जो है वो सरबराह उनकी करती हो। ये मोदी जी की सरकार है। अभी रिसेंट के अंदर जो इमीडिएट एक्शन हो सकता है वो ये हो सकता है कि हमने वहां पे जो भी रिजर्वायर्स बनाए हैं उनके सेडिमेंटेशन को डीसेडिमेंटेशन किया जाए, ताकि उनकी कैपेसिटी जो है रिजर्वायर्स की वो बढ़ जाए। इसी के साथ में जो लो लाइंग एरिया है वहां पे उन फील्ड्स को खोला जाए। अगर ये हम लोग कर लेते तो काफी हद तक पानी वहां पे जाना कम हो जाएगा। भी जवाब ले लेता हूं आपसे। 2019 पुलवामा अटैक के बाद ये कहा गया था कि भाई हम इस समझौते को रद्द कर सकते हैं और हमें इसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो जरा बताइए बीते 6 साल में हमने इसके लिए क्या प्लानिंग की? क्योंकि हम तो ये तय करके बैठे हैं ना कि पाकिस्तान कभी नहीं सुधरना है और कश्मीर पर उसका राग कभी नहीं खत्म होना है, और कभी तो इस हद तक हमें आना था कृष्ण जी की तरह कि भाई शिशुपाल 100 गुनाह करेगा और उसकी गर्दन को काटा जाएगा। कभी तो आना था ना। तो तैयारी क्या की हमने? विजेंद्र जी, जब आप सीरिया की कुछ चित्र आते हैं न्यूज़पेपर के अंदर, जब आप वहां पे मासूमों को खून से लथपथ देखते हैं या मासूमों को मरते देखते हैं तो मानवता रोती है। तो इसीलिए अगर हमने उस वक्त ये फैसला लिया था तो मानवता जो है वो स्ट्रगल ना करे, किसी धर्म को, किसी एक व्यक्ति को धर्म विशेष समझ करके उसको स्ट्रगल ना कराए। वो किसान है वो ज्यादा महत्वपूर्ण था। मगर अब अगर युद्ध धर्म के नाम पर आ ही गया है, जिहाद के नाम पर आ ही गया है, और बुत परस्तों के नाम पर, जैसा कि कुरान में लिखा है कि जो भी बुत की परस्ती करते हैं उनको मारो, अगर इस पर आ ही गया है तो फिर मानवता को एक किनारे में रखे हमें एक बहुत ही बोल्ड स्टेप लेना पड़ा। और उसी स्टेप के तहत जो उनके बारे में जरा 2 शब्द कहिए जिन्होंने अपनी जान दे दी उनको बचाने के लिए, और जो आज पूरे हिंदुस्तान में कह रहे हैं कि हम मुसलमानों को लेकर जाइए, आप पाकिस्तान से हम लड़ेंगे, आप हमें ऑर्डर दीजिए, सरहद पर पहले पायदान पर हमें रखिए, हम पाकिस्तान का खात्मा करके आएंगे। 2 शब्द उनके लिए भी कहिए फिर। देखिए विजेंद्र जी, पाकिस्तान का खात्मा कैसे करना है, इस युद्ध का खात्मा कैसे करना है, ये सब कुछ ऊपर लेवल पे प्लान हो रहा है। मगर बिना प्लानिंग के अगर आप कूद जाए, आज आप ये शो भी चलाते हैं, क्या उससे पहले तैयारी नहीं होती? क्या आप तैयार नहीं होते? क्या स्क्रिप्ट तैयार नहीं होती? क्या वक्ता तैयार नहीं होते? आप इतना बड़ा युद्ध लड़ने जा रहे हैं और आप कह रहे हैं बिना तैयारी के आज के आज गोलियां चला दो। ऐसा नहीं होता, स्ट्रेटेजी बन रही है। मतलब और अगर बहुत जल्दी आज की तारीख में पाकिस्तान अटैक कर दे तो हम उससे कहेंगे कि भाई 10 दिन का वेट कीजिए, हम तैयार हो रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? जी नहीं विजेंद्र जी, अकस्मात आपद धर्म और एक नॉर्मल धर्म में अंतर होता है। अगर गोली चलती है तो उसको 50 गोली, एक गोली चलती है तो 50 गोली चलाने की जिम्मेदारी हमारी है, मगर पीओके को लेने की और पाकिस्तान को वापस से अपनी जो है औकात दिखाने की जो जिम्मेदारी है, उसके अंदर कम से कम प्लानिंग के लिए कुछ समय मिलना चाहिए। शर्मा जी, क्या वाकई में पाकिस्तान जैसे देश के लिए हमें प्लानिंग करने की जरूरत है? कहते हैं भाई एटम बम है, एटम बम है। एटम बम तो हिंदुस्तान के पास भी है। मैं यही कह रहा हूं कि अभी जो है सोच समझ करके कोई भी फैसला लिया जाए, त्वरितता से और जल्दी से कोई मतलब नहीं लिया जाए। पाकिस्तान को तोड़ने के और भी तरीके हैं। FATF ग्रे लिस्ट में लाया जाए इसे, इसी घटना के बहाने उसे, जो कि उसको पहले उसको अमेरिका ने बाहर निकलवा दिया। ये एक मतलब उसका आर्थिक रूप से ये भी चोट पड़ सकती है, ग्रे लिस्ट में आ जाएगा, उसको लोन IMF से लोन मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो कई ऐसे हम जा सकते हैं भाई। IMF में तो आज हम भी शेयर होल्डर हैं। खून खराबे से पहले इस तरह के मतलब जिहाद के बजाय अगर हम उसकी इकोनॉमी और उसके मतलब जो सोर्सेज हैं उसको अगर आप कूटनीतिक तरीके से तोड़ने का या उस पर प्रहार करें तो वो ज़्यादा कामयाब होगा वनिस्पत मतलब खून खराबे के। क्योंकि आज दोनों के पास एटम बम है। आज ये महाभारत दूसरी हो जाएगी कि वो तो एक बम वो, क्योंकि वहाँ तो जिहादी बैठे हुए हैं, वो तो करेंगे ही करेंगे, और वो कई उनके हाथ में चले गए, आतंकवादियों के हाथ में परमाणु शस्त्र पाकिस्तान में, तो ये भाई और इस बहाने वो दे भी देंगे। क्योंकि पाकिस्तान सरकार की जो जिस तरह की मंशा जाहिर हो रही है उससे लग रहा है कि वो भी मूड में है, और उसको सिर्फ चाइना और उसे ये मतलब कि मुस्लिम देशों का मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई वो अभी से भाई भारत से निपट लेगा। गौरी शंकर जी, एक लाइन में जरा बताइए, क्या इसका मैं परिणाम ये निकालूं कि सबसे पहले कूटनीतिक तरीके से, डिप्लोमेटिक तरीके से पाकिस्तान की कमर को तोड़ा जाएगा, फिर उसको तोड़ा जाएगा? बिल्कुल, पहले कूटनीतिक तरीके से एक पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बनेगा और हमारी इसी बीच में तैयारी चलेगी कि हम किस तरह से आतंकवादी संगठनों को खत्म करें, और उसके बाद जो भी एप्रोप्रिएट एक्शन है वो लिया जाएगा।
शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपूर्वा जी, महेश जी, योगेंद्र जी, आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। भारत सरकार मजबूती से अपने स्टैंड की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि जो सिंधु जल समझौता आप सोचिए करगिल वॉर के दौरान भी रद्द नहीं हुआ, इससे पहले जंग के दौरान रद्द नहीं हुआ, उस पर मोदी सरकार ने स्टैंड लेते हुए उसको रद्द किया। यह सच है कि आज पानी नहीं रुक रहा है, लेकिन यह स्टैंड बेहद जरूरी था। आप सोचिए 80% पाकिस्तान प्यासा मरेगा, उसके अलावा वहां ट्रेड को रोक देना, मैक्सिमम ट्रेड खाद्यान्न चीजें हिंदुस्तान से जाती है, वो भूखा मरेगा। उसके बाद FATF और IMF के अंदर अगर प्रेशर डालकर उसकी फंडिंग को रोका जाए तो वो भिखारी भी बनेगा, और इससे बड़ी चोट कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि भूखा, प्यासा और भिखारी फिर लड़ नहीं सकता है। ऐसे में पाकिस्तान को तोड़ा जा सकता है। नमस्कार।